Hi, everybody, and welcome back on Lit Up with Annie. So, on popular demand, I'm here with a lecture on grammar, and this is for all competitive exams which has grammar in it, English, and majorly for GATE because GATE का exam आपका आने वाला है in February. So, in this session, I'm going to talk about the parts of speech, a very, very important actually portion. Yeah. So I'm going to talk about parts of speech, okay? Now, किस तरह के क्वेश्चंस आपके गेट के एग्जाम्स में इस पार्ट से आ सकते हैं? आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आते ही आते हैं, आपके कभी कभी सेंटेंस करेक्शन आते हैं, ठीक है, सेंटेंस सीक्वेंसिंग आती है, उसके बाद वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आते हैं. बट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अ सेंटेंस, राइट? What do you understand by parts of speech? What are the different things that comprise that are there in a sentence? ठीक है, एक सेंटेंस जब आप लिख रहे हो, उस सेंटेंस को जब आप फॉर्म कर रहे हो, तो कौन कौन सी चीजें यूज करके उस सेंटेंस को बनाया जाता है. सिंपल सी बात है. दो सेंटेंसेस मैंने यहां लिखे हैं. पहला लिखा है आई वेंट टू द मार्केट. आई वेंट टू द मार्केट. कौन गया मार्केट? मैं गई. ठीक है. कहां गई? मार्केट गई. अब इस सेंटेंस में क्या क्या हो रहा है वो आपने देखना है. देखो, प्राइमरीली ना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग बात करते हैं कि 8 तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको जोड़ वोड़ के हम एक सेंटेंस बनाते हैं. पर ये एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस मैंने लिया है. आप सब ने हमेशा से स्कूल से आप सुनते आ रहे हो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, राइट? एक सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होता है? एक नाउन, एक वर्ब, राइट? कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है, कभी कभी सिंपली सिर्फ नाउन और वर्ब भी हो सकता है. आए, किसकी बात हो रही है सेंटेंस में? जिस भी चीज की बात हो रही है, सिंपल टर्म्स में मैं कहूं तो वो नाउन होता है. हम लोग डेफिनेशन सबने रटी हुई है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस और अ थिंग और एनिमल और एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि सेंटेंस में आपने ये देखना है कि किसकी बात हो रही है. जिस चीज की बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है, वो जनरली नाउन होगा. ठीक है. लेकिन यहां पे भी मेरा नाम लिखा नहीं गया है. लेट्स सपोज इट वाज एनी वेंट टू द मार्केट. सो एनी हियर इज अ नाउन. व्हाट इज एनी डूइंग? व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन यू विल गेट द वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है सिंपली जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है. आई गो, आई कम, आई क्लाइम, आई सिंग, आई डांस. वॉट एम आई डूइंग? दैट इज अ वर्ब. वेंट, आपका वर्ब आ गया. ठीक है. नाउन और वर्ब. द कैट क्लाइम्ड द ट्री. द कैट, नाउन आ गया. वॉट इज द कैट डूइंग? कैट इज क्लाइंबिंग द ट्री. वर्ब आ गया. ठीक है. सिंपल टर्म्स में नाउन और वर्ब, ये आपको समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं जो एक सेंटेंस में है. ठीक है. एक मिनट, लेट मी टेक यू टू माई स्लाइड. या सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, they are categories of words based on their function in a sentence. कौन सी चीज क्या फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में, उसके बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को. अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ स्पीच इज एसेंशियल फॉर ग्रामर, फॉर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फॉर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. किसी भी चीज को समझने के लिए आपको एक सेंटेंस में जो डिफरेंट चीजें हैं उनको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. अब
स्टार्ट ही हम एक और एग्जाम्पल से करते हैं, अ लिटिल एडवांस्ड काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल. द क्लेवर कैट क्विकली जम्प्ड ओवर द टॉल फेंस एंड लैंडेड ग्रेसफुली इन द नेबर्स गार्डन. क्या कर रही है कैट? पहले तो कैट को ही डिस्क्राइब कर दिया है. कैट कैसी है? बहुत क्लेवर है. अच्छा, कैट क्या कर रही है? जंप कर रही है. कैसे जंप कर रही है? क्विकली जंप कर रही है ओवर द टॉल फेंस. उसके बाद देखो यहाँ सेंटेंस जो है वो खत्म हो सकता था, लेकिन एक और क्लॉज को ऐड कर दिया है, एंड लैंडेड ग्रेसफुली इन द नेबर्स गार्डन. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? कैट है. कैट जंप कैसे कर रही है? बहुत ग्रेसफुली जंप कर रही है और बहुत क्विकली जंप कर रही है. What connects the two actions in this sentence? दो सेंटेंस है ना, और दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं किसकी मदद से? एंड कंजंक्शन है, इसकी अभी हम बात करते हैं. तो अब सबसे पहले बात करते हैं, इसी सेंटेंस को लेते हैं, नाउन. वही रटा रटाया आपका डेफिनेशन, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. आपने ये चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है. नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया. जैसे सेंटेंस में कैट क्विकली जंप्ड ओवर द टॉल फेंस. किस चीज़ की बात हो रही है? कैट की बात हो रही है पहले. उसके बाद जंप किया उसने किस चीज़ को? फेंस को. ठीक है, नेबर के गार्डन में. तो गार्डन, नेबर, फेंस, कैट, ये सारी चीज़ें हैं, या तो फिर एक एनिमल है, तो ये सारी चीज़ें नाउन है. फिर आता है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या करता है? जैसे मैं लिख रही हूँ, द कैट क्लाइम्ड द ट्री. ठीक है, इट जम्प्ड, एंड आई टेक द सेंटेंस फर्दर. जब मैं एक नाउन को, जो मेरा मेन नाउन है, कैट को रिप्लेस कर रही हूँ किस चीज़ के साथ? जैसे यहाँ पे इट के साथ किया, ही, शी, इट, दे. जब मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ नाउन की जगह पे, तब उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, फुल स्टॉप. He comes to the class every day, full stop. He has many friends, and it goes on. First sentence, Ram has been specified. Okay, he's the noun. In the further sentences, Ram is being replaced by he. That's the pronoun. Next is verb. I already told you. An action or a state of being. इस sentence में the cat quickly jumped over the fence and landed gracefully in the neighbor's action. पूरे सेंटेंस में कहाँ कहाँ एक्शन हो रहा है? एक तो जंपिंग एक्शन है, फिर लैंडिंग भी तो एक्शन है, तो दोनों ही आपके वर्ब्स आ गए. एडजेक्टिव. अब अगर पूरे सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय. राम को इस सेंटेंस में क्या चीज डिस्क्राइब कर रही है? राम कैसा लड़का है? हाउ इज राम? ही इज अ गुड बॉय. गुड जो क्वालिटी है वो डिस्क्राइब जब हो रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, विच एड्स समथिंग, इट्स डिस्क्राइब्स अ नाउन. इस सेंटेंस में The clever cat quickly jumped over the tall fence. Cat noun है. Cat को क्या चीज डिस्क्राइब कर रही है? Clever. Fence भी noun है. Fence कैसा है? Tall है. तो ये दोनों ही आपके adjectives आ गए. उसके बाद gracefully. अगर आगे का सेंटेंस जैसे नहीं होता, जैसे in the neighbor's garden for example, या कभी कभी क्या होता है एक एडजेक्टिव ही एडवर्ब बन जाता है. कब? जब एडजेक्टिव को ही एक और वर्ड डिस्क्राइब करने वाला आ जाए तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं, या फिर
या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे या वर्ब को डिस्क्राइब करे या किसी और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करने लग जाए, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्विकली एंड ग्रेसफुली. दीज डिस्क्राइब हाउ द कैट जम्प्ड एंड लैंडेड. एक तो कैट ने जंप किया, क्लेवर कैट ने जंप किया. कैसे जंप किया? जब वर्ब के आगे आपको एक और डिस्क्राइब करने वाला वर्ड मिल जाए, वो एडवर्ब है. कैसे जंप कर रहा है कैट? क्विकली जंप कर रहा है, दैट्स एन एडवर्ब. और कैसे लैंड कर रहा है? ग्रेसफुली लैंड कर रहा है, तो वो भी एडवर्ब है. प्रेपोजिशन जनरली हम पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं काउंट करते, बट मैंने यहां लिख दिया है. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन. सबसे इजी, ज्वाइनिंग वर्ड या ज्वाइनिंग फ्रेजेस या ज्वाइनिंग जो भी वर्ड आप यूज करते हो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है. एंड, बट. और एट्थ जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन. ये भी अच्छा है जब बहुत कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना है. वाओ, द क्लेवर कैट क्विकली जंप्ड ओवर द डॉल्फिन. अगर ऐसा लिखा होता एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, तो फिर वो इंटरजेक्शन होता है. ठीक है. तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस. प्रेपोजिशंस नहीं बताया आपको. प्रेपोजिशंस क्या है? जो रिलेशनशिप बताती हैं नाउन या फिर प्रोनाउन और बाकी वर्ड जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं उनके बीच में. जैसे कि द कैट इज अंडर द टेबल. कैट आपका नाउन है. कैट का क्या रिलेशनशिप है टेबल के साथ? वो अंडर द टेबल है. तो ऐसा वर्ड जो इनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेगा उसको प्रेपोजिशन कहते हैं. अंडर, सो अंडर इज अ प्रेपोजिशन. द बुक्स आर ऑन द टेबल. ठीक है. टाइम भी हो सकता है, जैसे बिफोर, आफ्टर. डायरेक्शन हो सकती है, टूवर्ड्स, इनटू. सो द बुक इज ऑन द टेबल. सो ऑन इज अ प्रेपोजिशन. क्लियर एवरीवन? शी लाइक्स टी एंड कॉफी. एंड कंजंक्शन. ईदर, और, नीदर, नॉर ये भी हो सकते हैं. एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, ये सारे कंजंक्शंस हैं जो एक सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, अंडरस्टूड? दोबारा देखें एक बार. कोई सेंटेंस लेते हैं. ठीक है. देखो, इतना सिंपल नहीं आएगा एग्जाम में, है ना. ये बेसिक है. The dog ran towards the ground quickly and gave his master a loving hug. Oh, let me just. I hope it is more clear now. The dog ran towards the ground quickly and gave his master a loving hug. Who are we talking about? We're talking about the dog. So, dog, आपका नाउन आ गया. What is dog doing? Running. Action क्या हो रहा है? He ran. That's the verb. ठीक है. अब कैसे दौड़ रहा है? Quickly दौड़ा. And then there is another sentence here.
एंड यूज करके, जो आपका कंजंक्शन आ गया. एंड गेव हिज मास्टर अ लविंग हग. एक और एक्शन हो रहा है, वर्ब. हिज मास्टर a loving hug. Loving hug. Hug is a thing, you know, that he's doing, but उसको भी डिस्क्राइब किया हुआ है एडजेक्टिव के तौर पे. ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा नाउन है, क्या वर्ब है, कहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या सेंटेंस में एडवर्ब भी है. सिंपल सेंटेंस में यूजुअली नहीं होता, बट जब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा उसमें होगा. फिर कंजंक्शन तो सिर्फ सबसे सिंपल है पता लगाना. एंड गेव हिज मास्टर अ लविंग हग. यस. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, डिस्पाइट हिज डैश अटेम्प्ट्स he could not complete the project before the deadline. A. Diligent, B. Diligently, C. Diligence और D. Dilating. देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपको टेंस को समझ के और क्या वहाँ पे आएगा आराम से आप आंसर कर सकते हो. टेंसेस भी मैं आपको करवा दूंगी अगर टाइम लग जाएगा तो. डिस्पाइट हिज, ऑफ कोर्स डिलीजेंटली अटेम्प्ट तो नहीं होगा. डिस्पाइट हिज डायलेटिंग अटेम्प्ट भी नहीं होगा. डिस्पाइट हिज डिलीजेंट अटेम्प्ट he could not complete the project before the deadline. Attempts is a noun, so we need an adjective to describe it, and diligent fits correctly. Diligent. Despite his attempts is also a plain sentence, correct sentence. Despite his attempts, he could not complete the project before the deadline. लेकिन अगर वहाँ पे dash लगा दिया attempts के आगे, attempts is a thing that he is doing, it's a noun. तो noun से पहले क्या आएगा? ऑफ कोर्स एडजेक्टिव आएगा. इस तरह से आपने सेंटेंस को देखना है जब भी क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, पूरे सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखोगे तो आंसर करना बहुत बार इजी हो जाएगा. द साइंटिस्ट्स रिसर्च वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग डैश डॉक्यूमेंटेड लीडिंग टू क्वेश्चंस अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी. अब साइंटिस्ट की रिसर्च को क्रिटिसाइज किया फॉर बीइंग डैश डॉक्यूमेंटेड. अब डॉक्यूमेंट तो कर दिया है उसने, किस तरह से डॉक्यूमेंट किया उस चीज के लिए क्रिटिसाइज हुआ वो. सो द साइंटिस्ट रिसर्च वॉज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग स्पार्सली डॉक्यूमेंटेड. सो डॉक्यूमेंटेड क्या है? एक पास्ट पार्टिसिपल है एंड रिक्वायर्स एन एडवर्ब टू मॉडिफाई इट. सो स्पार्सली. द कमिटी हैज डैश अग्रीड टू द प्रपोजल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन. The committee has, सिंपल लिखते, the committee has agreed, वो भी चलता, लेकिन unanimously वो लोग अग्री करेंगे ना. So the committee has unanimously agreed to the proposal after prolonged discussions. अब सेंटेंस करेक्शन अगर आपको आता है, the manager's directions were so ambiguous that none of the team members understood what is required. यहाँ पे आपने इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, चूज करना है. सो द मैनेजर्स डायरेक्शंस वर सो एम्बिग्यूअस दैट नन ऑफ द टीम मेंबर्स अंडरस्टूड व्हाट वाज रिक्वायर्ड, अंडरस्टूड व्हाट वर रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिक्वायरिंग. तो मैनेजर के एक्शंस वर सेंटेंस में पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया है पास्ट वर के साथ. तो मैनेजर के एक्शंस इतने एम्बिग्यूअस थे कि किसी भी टीम मेंबर को समझ नहीं आया. तो अंडरस्टैंड तो आएगा ही नहीं ना, अंडरस्टूड ही आएगा, पास्ट फॉर्म ही आएगी अंडरस्टैंड की. व्हाट वाज रिक्वायर्ड. ठीक है, पास्ट टेंस में है. ही क्विकली फिनिश्ड हिज असाइनमेंट एंड सबमिटेड इट ऑन टाइम. अब आपने यहाँ क्या करना है? फिनिश्ड को अंडरलाइन किया. यू टू फाइंड आउट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. He quickly finished his assignment. Simple, right? It's a verb. He finished his assignment. Action हो रहा है. कैसे फिनिश किया? अगर quickly पे अंडरलाइन होता तो आप क्या कहते? Let me know in the comment section. अगर यहाँ पे quickly पूछा होता
कि क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो क्या आंसर आएगा? द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप वॉज ब्रेथ टेकिंग, लीविंग एवरीवन स्पीचलेस. The beauty of the landscape was breathtaking. Oh, I forgot to mention the parts of speech. तो देखो ना, breathtaking is an adjective. क्योंकि क्या कर रहा है वो? ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है. ब्यूटी इज द नाउन हियर. कैसी थी ब्यूटी लैंडस्केप की? इट वॉज breathtaking. ठीक है. अब आप कहोगे यहाँ पे वर्ब क्या है? कैन एनीवन टेल मी वर्ब क्या है? ज़रूरी नहीं है आपको रन, सिंग, डांस ही मिलेगा वर्ब में. जो ये है वॉज, इज, वॉज, हैड, दीज आर ऑल्सो वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स. ओके. नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स वर सूटेबल फॉर द पोजिशन एज पर द पैनल्स ओपिनियन. ठीक लग रहा है स्टेटमेंट आपको? ये बिल्कुल लग रहा होगा नहीं? नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स वर सूटेबल. बहुत दिक्कत है यहाँ पे. वाई? अब मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं. वो देखेंगे कि यहाँ पे कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, तो कैंडिडेट्स के साथ तो वर ही लगेगा. नहीं. प्लीज रिमेंबर, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इज नीदर. नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स. कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन नीदर जब लगा दिया तो स्पेसिफिक कैंडिडेट्स की बात हो रही है. Neither of the candidates was suitable for the position. ठीक है. Neither जब आएगा तो मतलब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया. इन सब में से कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब में से एक 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 की बात हो रही है. इनमें से कोई भी सूटेबल नहीं है फॉर द पोजिशन. ओके. द चाइल्ड वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर क्राइंग बिटरली एंड आस्क्ड फॉर हिज मदर. अब जब यहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है क्राइंग बिटरली, तो पैरेलल आएगा ना स्टेटमेंट, एंड आस्किंग फॉर हिज मदर. द क्राइंग वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर क्राइंग बिटरली एंड आस्किंग फॉर हिज मदर. ऑल्दो ही हैड अ बिजी शेड्यूल, ही विलिंगली वॉलंटियर्ड टू हेल्प. अब यहाँ पे विलिंगली अंडरलाइन करना भूल गई हूँ मैं. विलिंगली का आपने बताना है. ही हैड अ बिजी शेड्यूल, ही विलिंगली वॉलंटियर्ड टू हेल्प. अब शेड्यूल बिजी है, लेकिन वो वॉलंटियर कर रहा है. वॉलंटियर हो गया वर्ब. वो कैसे वॉलंटियर कर रहा है? विलिंगली वॉलंटियर कर रहा है. तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है वो क्या आएगा? एडवर्ब. विलिंगली मॉडिफाइज द वर्ब वॉलंटियर्ड, सो इट इज एन एडवर्ब. His decision was based on the information available at the time. ओहो, मैं फिर से वो भूल गई हूँ. Information. So his decision was based on the information available at the time. इस सेंटेंस में information क्या है? नाउन है यार. ना ये वर्ब है, ना ये एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है ना. एक चीज है, एक इंफॉर्मेशन है. His decision was based on what? On the information available at the time. So information is a noun. Yeah. So that's it. Some of the sentences for your practice, and I hope it helped you a bit. I don't know how much. Let me know, everyone, whoever is watching this session, and tell me what else do you guys face problems in, because I have exclusively been teaching literature, so I am new to it. I would say I haven't after यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था लास्ट, उसके बाद नहीं पढ़ाया है. सो आई रियली डोंट नो व्हाट इज इट दैट यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन फेस प्रॉब्लम. वेयर इज इट दैट यू फेस प्रॉब्लम? सो टेल मी अबाउट इट, एंड वी कैन हैव मोर सेशंस ऑन द ग्रामर पार्ट एज वेल, so that your competitive exams are sorted at least a bit. I know one is vocabulary, but it takes time. So I'll try to build something for vocabulary also. Okay. And those students जो UGC NET के लिए पढ़ाई करना चाह रहे हैं, let me tell you that परसों, like Monday, we are beginning with the course. So it's your like last day tomorrow. If you want to enroll, please get in touch with me, tell me, and you can take the subscription. Everything is there on my website. I've put it down there. And also
ऑन द यूट्यूब चैनल मेरे आप प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट ऑल द स्केड्यूल एंड ऑल, कि क्या शेड्यूल रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 6 months for the next attempt basically. So if you want to take the subscription, let me know. And if you are interested in literature and here for just learning knowledge or revision, you can take the membership of my channel, YouTube channel. It's very affordable, I would say, and you will get good content there as well. ठीक है? And don't forget to subscribe my channel, please, and share it with others as well. Thank you, everybody. Thank you for joining.